ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए चलिए शुरू करते हैं अभी का। सो व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज, हमने पिछले बार खाली इतना देखा था कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम वगैरह, दोनों के अंदर फर्क क्या है, वो सब कुछ देखा था। बट नाउ व्हाट विल डू इज विल सी समथिंग एल्स। विल सी समथिंग एल्स एंड उसको क्या बोलते हैं या फिर क्या फीचर्स हैं, विल सी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसा है ना, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी यूजेस। एग्जाम में इसके यूजेस आते हैं। और इशू ये है कि इसका जो इशू है अपना, ये जो इसके यूजेस जो है, सो वो काफी मतलब यू नो आई डोंट नो फॉर सम रीजन बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ the things which happens, let's say in the paragraph में वो लाइन ऐसी जगह पे लिखी हुई है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट बच्चों को वो समझ भी नहीं आता है कि वो उसके यूजेस हैं बोल के। दैट इज समवेयर दे मिस आउट। सो जस्ट 1 minute। ओके, so we are quite ready. So what we are going to do is first we will see the uses and then फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, मेन प्रॉब्लम क्या है आपके जिप्सम का या फिर यू नो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि इसके कुछ खास यूजेस हैं। तो उसके खास यूजेस देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा हाँ, यूजेस के पहले इतना वाला पार्ट देख लेते हैं। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन दिस फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एग्जाम में ये चीज बहुत सी बार पूछे जाती है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आपका जो फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो क्या है? CaSO4 हाफ H2। तो क्वेश्चन क्या था इसके ऊपर, ये हाफ कैसे हो सकता है? मतलब देखो, मॉलिक्यूल का हाफ कैसे हो सकता है? मतलब एक सिंपल लॉजिकली सोचो, एक मॉलिक्यूल है पानी का, दैट इज H2O, उसका आधा कैसे कर सकते हैं हम लोग? एक तो फुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाफ थोड़ी रहता है। वो क्या आइसक्रीम या फिर दूध थोड़ी है कि तुम आधा आधा करके यूज कर लोगे। तो दैट इज हाफ H2O। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो उसका आंसर कुछ इस तरह है। CaSO4 के दो मॉलिक्यूल्स होता है। CaSO4 के क्या होते हैं? दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो किसके साथ कंबाइन करते हैं? आपके पानी को शेयर कर लेते हैं। पानी का एक ही मॉलिक्यूल है, पानी आधा नहीं होता है, पानी का मॉलिक्यूल एक ही होता है, लेकिन इट इज शेयर्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4। सो टू आर शेयरिंग दैट पर्टिकुलर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आधा CaSO4 के पास आ जाता है, विच मेक्स इट CaSO4 हाफ H2O। और आधा फिर से किसके पास आ जाता है? नीचे के CaSO4 के साथ, सो वो बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। सो इन द एग्जाम दे विल जस्ट आस्क यू ये हाफ H2O कहां से आता है, तो आपको क्या बोलना है? दिस एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव, because two formula units of CaSO4, two formula units of CaSO4, that is 2 CaSO4 will share one molecule of water, that is H2। अंडरलाइन कर लो उसको, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो उसको। Now let's talk about plaster of Paris is used in making toys, materials for decoration and making surface smooth। इसका दूसरे यूजेस देख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रैक्चर का। ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी देखा। डॉक्टर्स यूज दिस पर्टिकुलर थिंग एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो फ्रैक्चर्ड बोन्स में काम में आता है। लेकिन दूसरी जो चीजें हैं इसको अंडरलाइन कर लो। इससे टॉयज भी बनाते हैं, क्योंकि ये एकदम हार्ड सब्सटेंस रहता है ना, तो आप इसको शेप दे सकते हो। मतलब समथिंग लाइक टॉयज, मतलब एकदम फैंसी टॉयज मत सोचो तुम। ये इसके जैसे कोई एनिमल, जैसे काऊ हो गया, मतलब भैंस हो गई, गाय हो गई, बैल हो गया, या ऐसे ऐसे टॉयज, मतलब मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल। या फिर लेट्स से मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन की पीसेस मतलब कैसे कैसा रहता है ना, आपने आई डोंट नो वेदर यू ऑब्जर्व, कुछ कुछ घरों के बाहर ना ऐसे कुछ डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन होते हैं, या फिर ऐसा एक शेर का एक एक मुंह रहता है,
या फिर सपोज से किसी हाथी का होता है, व्हाटएवर। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू डेकोरेट। ये पीओपी से बनता है घर के बाहर, पर्टिकुलरली अगर गैलरी है, गैलरी के नीचे जनरली जो डिजाइन होती है तो वो इससे ही बनती है, पीओपी से बनती है। सो दैट इज ऑल्सो यूज टू मेक टॉयज, डेकोरेशन पीसेस एंड मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। तो सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसको यूज होता है, क्योंकि जब आप इसको लगाते हो, जैसे कि मैंने इसका मेन एग्जांपल क्या है, घर के अंदर जो सीलिंग बनती है, हाँ तो सीलिंग वैसी रहती है, एकदम सरफेस स्मूथ रहता है उसका, तो फॉर दैट इट इज यूज्ड, पीओपी का आप यूज करते हो टू मेक द सरफेस स्मूथ। और ये जो बाकी की कहानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, तो ये तो सपोज से वी कैन डिस्कस इट लेटर, बट राइट नाउ ये ऊपर का समझ में आया क्या बोलो, ये स्टोरी भी फिर मैं तुमको समझा देता हूँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम तो सीरियसली आंसर दे रहे हो। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि देखो यहाँ पर ये एक एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि CaSO4 में हाफ H2O क्यों रहता है, मतलब हाफ H2O रहता भी कैसे है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक तो पूरा रहता, नहीं तो नहीं रहता। आधा मॉलिक्यूल बोले तो क्या मतलब, अब जैसे कि मान लो मेरे पास कोई दूध है, आइसक्रीम है, तो सपोज मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारे पास आइसक्रीम है, मुझे खानी, तो मैं क्या बोलूंगा, यार मुझे आधी दे दे। तो आधी यू कैन गिव, लेकिन पानी का तुम कैसे आधा करोगे, मॉलिक्यूल तो एक ही होता है ना, H2O इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, यू कैनॉट टेक हाफ H2O। तो एग्जाम में आपको वही पूछेंगे, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस। तो आपको स्टोरी ये बतानी है कि CaSO4 के दो मॉलिक्यूल होते हैं। CaSO4 के क्या रहते हैं, दो मॉलिक्यूल, और ये क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी को शेयर करते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट्स ऑफ CaSO4, मतलब इसको आधा मिल जाता है, तो ये भी CaSO4 हाफ H2O बन जाता है, इसको भी हाफ H2O मिल जाता है, क्रिएट CaSO4 हाफ H2O। ऐसा मतलब आपको आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ CaSO4, दैट्स इट। और यूजेस तो बहुत ही सिंपल है, टॉयज, सपोज लेट्स से सॉलिड मटेरियल बनता है ना, तो इससे आप वो, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट, विलेज लेवल्स में वगैरह, या फिर बहुत ही छोटे बच्चे क्या करते हैं, आजकल के नहीं, मतलब नॉट इन अर्बन सिटीज, लेकिन छोटे बच्चे वो बैल, गाय, भैंस, वो ऐसे उसके टॉयज रहते, तो उसके साथ खेलते रहते। तो ये टॉयज आप इससे बना सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आप इससे डेकोरेशन पीसेस भी बना सकते हो, जैसे कि फ्लोरल डिजाइन, या फिर शेर का मुंह है, मतलब आपके घर में सपोज एक गैलरी वगैरह है, तो गैलरी के नीचे से समटाइम्स इधर के ऐसे दो साइड पे ना ऐसे कोई एनिमल्स का या फिर किसी चीज का डिजाइन वगैरह होता है, तो वो पीओपी से बनता है। एंड द सेकंड थिंग, थर्ड थिंग यू कैन क्रिएट इज सरफेस स्मूथ बना सकते हो। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीलिंग के बारे में। वो तो हमारा पहले डिस्कस हो गया था कि सीलिंग के अंदर क्या कर सकते हो आप, पीओपी वगैरह लगा सकते हो टू मेक द सरफेस स्मूथ। तो ये यहां तक हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। सो लेट अस मी आस्क अबाउट दिस। यहाँ पर ना एक तुमको जस्ट एक काम करना है। ये नाम तुमको दिख रहा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तुमने रिएक्शन मैंने तुमको बोला था तो लिखने के लिए तुमने लिखी होगी। ये जो नाम है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हाफ H2O के लिए है। ये हाफ H2O के लिए है। एक काम करो, वहां पे नीचे और एक कंपाउंड का नाम लिखो, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ये कौन है, दिस इज जिप्सम का फॉर्मूला है ये, दैट इज CaSO4 ट्वाइस H2। ये जिप्सम है। हाफ H2O रहा तो उसको हेमी हाइड्रेट बोलने का, हेमी मतलब हाफ H2O, और डाइहाइड्रेट बोले तो कौन, ट्वाइस H2O। तो ये उसका नाम वहां पे लिखा नहीं है बुक में, तो यू डू वन थिंग, बुक के अंदर किधर तो भी ये फॉर्मूला लिख के, नाम लिख के वहां पे लिख दो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट दैट इज जिप्सम इज नथिंग बट CaSO4 ट्वाइस H2O। ठीक है, लिख दिया। एक बार जल्दी से रेज हैंड कर दो, फिर मैं वो स्टोरी सुनाता हूँ, लास्ट का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, कुछ नहीं, नाम है यार सिर्फ डाइहाइड्रेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। चलिए अब एक लास्ट वाला एक क्वेश्चन है जो हम लोग डील कर रहे हैं, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। क्वेश्चन इज, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं, यू नो व्हाई इट इज इवन कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो, एक सिंपल चीज बताता हूँ। कैसा था ना, यूरोप में, यूरोपियन कंट्री है ऑब्वियसली, पेरिस इज इन फ्रांस, तो यूरोपियन कंट्री है।
तो वहां के जो घर है ना मोस्टली कैसे बनते थे, लकड़ी से बनते थे, वुड 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 से बनते थे। तो वहां पे कैसा था, उन दिनों आग बहुत लगती थी। मतलब सपोज अगर किसी चीज को आग लग गई घर को, तो घर किसके रहते थे, लकड़ी के, तो वो पूरे जल जाते थे। अब वहां पर ऐसी स्टोरी आई कि पेरिस के अंदर घर नहीं जलते हैं, मतलब भले ही आग लगती है तो घर पूरे जलते नहीं है। और फिर जब लोगों को पता चला कि इसके पीछे रीजन क्या है, तो घर के अंदर से वो क्या लगाते थे, प्लास्टर लगाते थे। कौन, पेरिस में। पेरिस में व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि सपोज लेट्स से मतलब दे यूज्ड टू अंदर से कोट करते थे प्लास्टर से। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता था कि मतलब सीमेंट कैसा समझ लो, तो आपका घर प्रोटेक्टेड रहता था। अब लोगों को ये प्रोटेक्शन चाहिए था। तो अब इसका जो सबसे बड़ा सोर्स था उन दिनों, सबसे इसका बड़ा जो सोर्स है प्लास्टर का, वो कहाँ था, फ्रांस में था, पर्टिकुलरली इन दैट रीजन। तो एज इट इज कमिंग आउट ऑफ पेरिस या फिर एज इट इज कमिंग फ्रॉम फ्रांस, उसका नाम ही वैसा पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, तो वैसा नाम पड़ गया उसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब पेरिस में से प्लास्टर ला रहे हैं, ऐसा है वो क्या। चलिए, हाँ, लेट मी स्टार्ट दिस। आपका जो पहला रिएक्शन था, जो आपने एसिड और इसके साथ किया था, मेटल के साथ, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकला था, राइट। और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग तुमने किए थे कैसे, उसको जला के, कैंडल लाया था, बर्निंग स्प्लिंटर लाया था, बर्निंग कैंडल उसके प्रेजेंस में लाई थी, और पॉप साउंड होने के बाद तुमने बोला था कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। मतलब व्हाट एवर द गैस, तुमने टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या यूज किया, बर्निंग कैंडल, राइट, तुमने टेस्टिंग की उसकी। इन द सेम वे आपके यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये और ये, उसके अंदर आपका CO2 बन रहा है। उसके लिए एक टेस्टिंग मेथड है, उसके लिए टेस्टिंग मेथड है कि CO2 निकला है, हम लोग कई कई के ऊपर से बोलना। ओके, तो CO2 का प्रूफ के लिए, टेस्टिंग के लिए एक मेथड है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू इज, CO2 को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर में से। लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब क्या, लाइम वाटर का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखो काम क्या है, द फॉर्मूला इज CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल रहे हो इसके अंदर, तुम CO2 को डाल रहे हो। CaOH टेकन ट्वाइस का जो कलर है वो कलरलेस है, इट्स कलरलेस, कलर नहीं रहता उसको। जब CO2 उसमें डलता है ना, तो वो कौन सा गैस बनाते हैं, ये सभी सबको, लेट से व्हाट दे डू इज दे डिवाइड। इसका मैकेनिज्म मुझे तुमको समझाने दो। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये वाला CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2। अब यहां पर कैसा है ना, इसका डिवीजन होता है किसके बीच में, बिटवीन कैल्शियम एंड सपोज लेट से, आपके पास मेंटल पिक्चर रहने दो, दैट इज दो ऑक्सीजन है, दो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, सही है। ओके, अभी इसमें का एक ऑक्सीजन, इसमें का O2 में का एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, राइट। लेट मी राइट डाउन जस्ट वन, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, तो ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO3 में, CO3 में। अब ये और ये दोनों लोग क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, H2O। H2 प्लस O क्रिएट्स H2O, एंड Ca प्लस कार्बोनेट क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। वेरी सिंपल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और पानी बनता है। ओके, सो CaOH टेकन ट्वाइस डिवाइड्स इनटू Ca, OH आपका दो O और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, क्रिएट्स द कार्बोनेट ग्रुप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, पानी बना देंगे। हो गया सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो कलरलेस है, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, मतलब दिस इज नॉट एक्वियस, पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये एक सॉलिड फॉर्म में निकलता है। तो बेसिकली इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके ठीक है, तो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि और एक पार्ट है उसमें टेस्टिंग का। देर इज वन मोर पार्ट, ये एक सिंपल पहला पार्ट है, देर इज वन मोर पार्ट, फिर डाउट सेक्शन लेते हैं, दोनों का कंप्लीट करके वी विल हैव वन डाउट सेशन। देखो, आपका यहाँ पर अभी CaCO3 पानी बन गया है। अब मान लो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है ना ऊपर की, ये और CO2 बना रही है, आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये और CO2 बना रही है, मोर CO2।
तो ये CO2 एक्सेस जो निकल रहा है, तो वापस इस इन प्रोडक्ट को लो, वापस इन प्रोडक्ट को लो, आपका रिएक्शन में मान लो CO2 और बन रहा है, CO2 और बन रहा है, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं, CaCO3H2 ये कहां से मिला, पहले पहले टाइप में से, और आपका ये CO2 कहां से आया, दिस इज एक्सेस CO2, एक्सेस CO2 मतलब एक्स्ट्रा CO2 जो जनरेट हो गया। अब वो CO2 इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, इट क्रिएट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, पूरा कंबाइन होके क्या बनाते हैं, CaHCO3। अब उसका प्रॉब्लम है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और CaHCO3 कैसा है, कलरलेस है, कलरलेस है। मतलब देखो, सबसे पहला कलरलेस था, सबसे पहला कलरलेस था, फिर आपने उसमें CO2 डाला, व्हाइट हो गया, व्हाइट को फिर से आपने कलरलेस बनाया विद द यूज ऑफ एक्सेस CO2। मतलब इन शॉर्ट CaOH टेकन ट्वाइस, आप उसके अंदर CO2 डाल दो तो क्या बनता है, व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके अंदर वापस CO2 डालो, एक्सेस CO2, तो क्या बनता है, कलरलेस। ओके, व्हाइट के वक्त कौन बना था, कैल्शियम कार्बोनेट, और कलरलेस के वक्त कौन बना था, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन देख लो, एक्सेस CO2 की, एक्सेस CO2 की रिएक्शन उसी पेज पे है, CaCO3H2 ये तो अपने को पहले प्रोडक्ट से मिले हैं, दिस इज एक्सेस CO2। आपका CaHCO3 टेकन ट्वाइस बनता है उसमें, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, विच इज एक्वियस, प्रेसिपिटेट नहीं है वो। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन बेस्ड, लेट मी आस्क यू समथिंग। हमारा टेस्टिंग पूरा हो चुका है, मतलब CO2 गैस हमारी है हमारे कंपाउंड में वगैरह, हमको पता चल गया। आगे की बात करते हैं। अब आगे का हिस्सा कैसा है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये अपने को तीन चीजों में मिलता है। कौन से, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। उसके अंदर कौन रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट CaCO3। इसको प्लीज अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत सी बार पूछते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल दो दो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। और ये कौन है, टाइप ऑफ स्टोन्स है ना, ये लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, दीज आर टाइप्स ऑफ स्टोन्स। ऐसे पत्थरों में कौन रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट। सो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, CO2, वाटर। जनरल फॉर्मेट देख लो, सॉल्ट, वाटर, CO2, सॉल्ट, वाटर, CO2, सेम चीज हो रही है। ओके, सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2, वेरी सिंपल। चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू कि दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए हैं, सो बिकॉज ऑफ रियली सॉरी, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, ये एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ। तो ये आपका वहां पे थिस्टल फनल है, ये वाला, ठीक है। ये मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ पहले। ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम। फर्क क्या है, सिर्फ इसके अंदर आपको एसिड डालना पड़ रहा है ना, एसिड सेपरेटली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गैस बहुत जल्दी बनती है, इसके अंदर आपकी जो गैस है ना वो बहुत जल्दी बनती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, थिस्टल फनल। थिस्टल फनल क्या रहता है, थिस्टल फनल ऐसा एक ट्यूब रहता है, ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब आपके ग्लास का एक अपरेटस है, ऐसा रहता है, ऐसे शेप का रहता है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि तुमको एसिड डालने के लिए मदद होती है, मतलब तुम ऊपर से एसिड पोर कर सकते हो। यहाँ पर इतना सा छोटा सा मुंह बताया ना उन्होंने, इतना छोटा मुंह नहीं रहता है, अच्छा खासा बड़ा मुंह रहता है उसका। तो यू कैन ऐड एसिड इन दिस, क्योंकि एसिड थोड़ा सा अपने को कुछ हार्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा मुंह से डालते हैं, तो हमको हार्म नहीं करेगा और एसिड नीचे भी जाएगा। तो अंदर सोडियम कार्बोनेट को आपको पहले से डालना है, ऊपर से एसिड को डालना है थिस्टल फनल थ्रू। थिस्टल फनल बोले तो ये ग्लास अपरेटस जिसमें से आप एसिड को डाल सकते हो, अंदर एसिड जाएगा, सही है। और आपका यहाँ पे गैस बनेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2, वो दूसरे ट्यूब से निकालो, दूसरे ट्यूब जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उससे निकालो, और उसको किस में डाल रहे हो तुम, ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये क्या टाइप है, ये क्या प्रकार है, ये वाला टेस्टिंग पार्ट है, ये टेस्टिंग पार्ट है। आपने वो इसमें से डाले ना लाइम वाटर में से, हाँ तो वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, लाइम वाटर। मतलब अगर ये मिल्की हुआ, अगर ये मिल्की हुआ, मतलब आपके इसमें गैस कौन सी बनी थी, CO2 गैस बनी थी, सिंपल। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस, इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व होगा, हमारा लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, लिख दो वहां पे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर। अच्छा, ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसका पूरे टोटल के लिए आंसर लिख दो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या, चलिए, तो व्हाट वी हैव इज, उस दिन आई थिंक शायद हमने कार्बोनेट वगैरह कंप्लीट कर लिया था, एंड उसके बाद हमने जो नेक्स्ट वाला एसिड बेस का रिएक्शन हमने नहीं देखा था, करेक्ट। ओके ठीक है, सो यहाँ तक हमारा हो गया था पिछली बार। तो वी आर गोइंग टू कंप्लीट टुडे एसिड बेस का रिएक्शन कैसे है एक दूसरे के साथ। चलो एसिड बेस का रिएक्शन देख लेते एक दूसरे के साथ कैसे होता है। चलो, सो एक कोई भी एक फेमस एसिड ले लो, सिंपल वाला लेते हैं, लेट अस नॉट गो विथ H2SO4, सिंपल के साथ जाते हैं, HCl के साथ जाते हैं, ठीक है, विल गो विथ HCl फॉर बेटर और वर्स। ओके, HCl के साथ जाते हैं, और दूसरा हम लोग जो इसके अंदर डालेंगे बेस, एक सिंपल बेस लेते हैं, लेट अस टेक NaOH, NaOH, ठीक है, और इसको आपको कौन से फॉर्म में लेना है, एक्वियस फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में लेना है। तो इससे क्या होगा, जब आप ये पानी में डालोगे, सपोज लेट से पानी का सॉल्यूशन रहेगा, राइट, तो वहां पर क्या तैयार होगा, इट विल क्रिएट H+ एंड Cl-, और ये NaOH पानी में जाने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, Na+ एंड OH-, अलग अलग निकल जाएंगे, मतलब HCl will convert to H+ and Cl-, and your NaOH will convert to Na+ and OH-। अब बहुत ही आसान है जोड़ी बनाना, राइट। ओके, तो ये Na और Cl कंबाइन हो जाएंगे, राइट, ये पॉजिटिव किसको कंबाइन होगा, दिस पॉजिटिव विल कंबाइन टू समथिंग नेगेटिव, समथिंग नेगेटिव कौन है यहाँ पर, ये, तो वो क्या बनाएंगे, H और OH क्या बनाते हैं, पानी, H2, राइट, और Na ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव के साथ, तो इट विल क्रिएट NaCl, बस हो गया, हो गया। मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा काम करता है क्या, वर्क्स लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट, द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड्स लुक लाइक डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो ऑब्वियसली इट इज हैपनिंग, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के जैसा यहाँ पर वो ये नहीं बनता है, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ना, उसके जैसा काम कर रहा है लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है यहाँ पे। ओके ठीक है, तो NaCl अपना घर का सॉल्ट है, पानी के अंदर डिजोल्व होता कि नहीं घर का सॉल्ट, घर का सॉल्ट पानी में तो डिजोल्व होता है ना, लोग पीते हैं ना नमक, मतलब नमक और पानी पीते हैं, तो दैट मीन्स एक्वियस पानी में डिजोल्व होगा, राइट, एंड पानी किस में होता है, लिक्विड स्टेट में। ओके, तो बच्चे यहाँ पर बहुत सी बार गलती करते हैं, H2O को वो क्या लिखते हैं, एक्वियस लिखते हैं H2O को, तो दिस दिस मिस्टेक हैपेंस, तो प्लीज ध्यान में रखें, पानी को क्या लिखना है, L लिखना है, लिक्विड लिखना है। सो हो गया, दिस इज द रिएक्शन। चलिए, तो लेट अस जस्ट इसको हम लोग ये कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं इसके नीचे। तो मुझे एक चीज बताइए, आपका जो ये HCl है ये कौन है, एसिड, आपका जो NaOH है ये कौन है, बेस, जनरल फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, मतलब एसिड प्लस बेस, NaCl क्या है, सॉल्ट है, ओके, तो सॉल्ट, और ये H2O कौन है, वाटर, मतलब इन शॉर्ट एसिड प्लस बेस क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, एसिड प्लस बेस क्रिएट्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर, एंड इसमें कैसा है, HCl किसको खत्म कर रहा है, HCl एसिड है, एंड NaOH कौन है, बेस है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एसिड क्या करता है, बेस को खत्म करता है, और ये बेस एसिड को खत्म करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, खत्म करना, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, तुमने मूवी में डायलॉग सुना होगा ना, द टारगेट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड,
ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब है कि दुश्मन लोगों को हमने खत्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एसिड बेस को खत्म कर रहा है, बेस बेस एसिड को खत्म कर रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए एक काम कर लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन। चलो बताओ मुझे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने NaOH को ले लिया और उसके अंदर फिनोल्फथलीन डाल दिया, कौन सा कलर चेंज आएगा? कलर चेंज, फिनोल्फथलीन बेस के अंदर डाला है। ओके, माँ बाप को ध्यान में रखा है, माँ बाप। ओके, तो उसके अंदर फिनोल्फथलीन किसका कलर चेंज करता है? बेस में। ओके, तो ये बेस है आपका, मतलब कौन सा कलर होगा? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। पिंक, पिंकी पिंक। ओके ठीक है, तो पिंक बनेगा, पिंक बन गया। अब क्या बोल रहे हैं? पिंक कलर मिलने के बाद वो जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl थोड़ा थोड़ा करके डालो। क्या बोल रहे हैं? पहले तुमने NaOH लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर फिनोल्फथलीन डाला, पिंक कलर मिल गया तुमको। अब क्या बोल रहे हो? वो HCl थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो तुम, किसके अंदर? NaOH के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा वो तब तक तुमको डालना है जब तक वो रिएक्ट पूरा कलर गायब नहीं हो जाता। आपका जो NaOH है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप तो HCl डाल रहे हो ऊपर से, HCl किसको खत्म करेगा? NaOH को खत्म करेगा। अब वहां पे बेस है क्या? नहीं। ओके, बेस खत्म हो गया, तो फिनोल्फथलीन का कलर पिंक से गायब हो जाएगा, क्योंकि फिनोल्फथलीन कब कलर चेंज देता है? अगर बेस हो तो, अगर बेस ही गायब हो गया तो वहां पे बेस है ही नहीं। ओके ठीक है, तो इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? यस, कलरलेस हो जाता, लिख दो। यस लिखो यहाँ पे सर, और यहाँ पर आंसर लिखो। व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड? क्यों कलर चेंज हो गया? यहाँ पे कलरलेस लिख दो, यस करके कलरलेस। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज एसिड हैज न्यूट्रलाइज्ड, एसिड न्यूट्रलाइज्ड, किसको न्यूट्रलाइज कर दिया भाई? बेस को, बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। अब वो बोल रहे फिर से NaOH डाल रहे हैं, फिर से NaOH डाल रहे हैं उसी टेस्ट ट्यूब में। अब तुम बताओ, तुम्हारा ऑलरेडी फिनोल्फथलीन है उसके अंदर, राइट? तुमने और NaOH डाला पूरा कलरलेस होने के बाद, डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथलीन रीअपियर? फिर से कलर चेंज देगा? फिनोल्फथलीन ऑलरेडी है, तुमने NaOH डाला, अब क्या कलर चेंज देगा वो? यस, यस इट विल, इट विल, यस इट विल। What do you think, let's say, why do you think this happened? हाँ, तो वही रीजन, वो एसिड न्यूट्रलाइज बेस। इसका रीजन क्या है, वापस क्यों आ गया? बिकॉज बेस प्रेजेंट नाउ। वापस कलर क्यों आ गया पिंक? क्योंकि बेस प्रेजेंट नाउ। फिनोल्फथलीन कलर चेंज देगा ना बेस में। ओके, तो इन शॉर्ट मैं इसको रिवाइज करके देता हूं, ठीक से सुनना। आपने पहले क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला? बेस प्लस फिनोल्फथलीन, ठीक है, कौन सा कलर मिला? पिंक। ओके ठीक है, सेकंड बार क्या किया? ये बेस के अंदर तुमने क्या ऐड किया? एसिड डाल दिया। ओके, एसिड डालने की वजह से बेस खत्म हो गया, किस में कलर कन्वर्ट हो गया? कलरलेस में। एसिड डालने की वजह से बेस गायब हो गया, फिनोल्फथलीन ने अपना पिंक कलर गायब कर दिया, कलरलेस हो गया। वापस तुमने उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस डाला, कौन सा कलर मिला? पिंक फिर से। ये एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। आई विल शो यू दिस हाउ दिस इज कंडक्टेड, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। बेस प्लस सपोलेट से तुम्हारा फिनोल्फथलीन पिंक, फिर कलरलेस एंड देन अगेन पिंक। ओके, द डिटेल्स हैव बीन रिटन। एक काम कर लो, इसको अंडरलाइन कर लो। बेस किसको नलीफाई करता है? एसिड को। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे देखो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्लीज स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और ये बेस प्लस एसिड, ये आपका जनरल फॉर्मेट, ये जनरल फॉर्मेट हो गया। तो एक काम कर लो, यहाँ पर NaOH प्लस और OH माइनस कर दो, मतलब आपको ध्यान में रहेगा वो NaClH2 कैसे बनता है। खाली प्लस माइनस कर दो टेक्स्ट बुक के ऊपर, मतलब यू नो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि उसके अंदर क्या करना है आपको। चलिए, सो लेट मी जस्ट आस्क, लेट्स से थोड़ा सा पूछने दो। देखो, अब आगे के जो दो रिएक्शंस है ना तुम्हारी बुक में, पर्टिकुलरली 2.1.5 एंड 2.1.6, ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन की ही टाइप्स हैं। चलिए बात करते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन देखते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड का रिएक्शन, लेट अस गो विद दिस। तो यू विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर।
कॉपर ऑक्साइड को बीकर में लो बोले, कॉपर ऑक्साइड बोले तो कौन, सीयू। ओके, कलर क्या रहता, तुमको याद है कॉपर ऑक्साइड बना था पहले पहले लेसन में, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कॉपर ब्राउन था, उसको गर्म किए थे, मैंने तुमको प्रैक्टिकली बताया था इसका। कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का रहता, ब्लैक। ठीक है, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट लेसन में वो ब्लैक कलर का बना हुआ था। ओके, तो वहां पे लिख दो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट लेसन। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टरिंग, उसके अंदर क्या डालना है आपको, HCl डाल देना है CuO के अंदर। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर आपको नोट करना है, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे देख लो, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, अंडरलाइन कर लो। द सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है, और कॉपर ऑक्साइड उसमें डिसॉल्व हो जाता है। द ब्लू ग्रीन ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। वहां पे ब्लू ग्रीन कलर किसका है, कॉपर क्लोराइड का तैयार हो गया है, एंड द रिएक्शन इज गिवन एज दिस। अभी एक काम करना है तुमको, देखो इसकी जो रिएक्शन है ना अपने बुक में नहीं दी है, मैं लिख रहा हूं, सीरियसली वहां पर उसके नीचे लिख देना, ठीक है, मार्जिन एरिया है उसी के नीचे लिख दो। ओके, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तुम वो ये पैराग्राफ के नीचे लिख देना, एज द रिएक्शन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बुक। चलिए, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर क्या डाला आपने, HCl। ओके, करेक्ट, और आपका क्या बना है, कॉपर क्लोराइड बना है। अच्छा, अब तुम बताओ ये Cu+ होगा ना, राइट। आपने कॉपर ऑक्साइड को कैसे लिया है, बीकर में लिया है और उसमें HCl डाला है, मतलब इसको सॉलिड फॉर्म में लिए थे तुमने, इसको एक्वियस फॉर्म में लिए, दोनों मिक्स हो गए, पानी आने की वजह से Cu किस में कंबाइन हो जाएगा, Cu+ बनेगा, O- बनेगा, H+ बनेगा, Cl- बनेगा, और रिएक्शन क्या बनेगा बोलो अभी, पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होगा, नेगेटिव के साथ। कॉपर क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा, दिस Cu विल कंबाइन विद नेगेटिव एज इट इज प्लस, इट विल क्रिएट CuCl2। कॉपर का वैलेंसी 2 है ना, तो CuCl2 बना दिया। और दूसरा, ये H किसके साथ कंबाइन होगा, O के साथ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, तुम्हारा फेवरेट जो पीते हो तुम रोज, पानी। ओके, तो H2O। ठीक है, ओके, नाउ कैन वी बैलेंस दिस, इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, इसके सामने 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका सब लेट्स से द ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन, तो ये आपका CuCl2 बन रहा है, और इसका स्टेट क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में बोल रहे हैं, मतलब एक्वियस, और ये कौन सा, ये लिक्विड। ओके, अब इसका कलर लिखो, कलर कलर ब्लैक, इसका ब्लैक कलर है, सही है। एंड ये CuCl2, ये ब्लूइश ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ओके, तो ब्लू ग्रीन लिखो, ब्लू ग्रीन। ओके, सो इतना डिटेल लिख दिया है, लिखने के होने के बाद प्लीज बता देना, फिर हमको कंपैरिजन करना है इसका। ये पहले के जैसा ही है, रिएक्शन कुछ जैसा हार्ड नहीं है, खाली लिखने के बाद बता दो, इसको कंपेयर करना है हमको पहले के रिएक्शन के साथ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, बेस प्लस एसिड क्या होता है, अपन ने पहले रिएक्शन में देखा है, राइट। बेस प्लस एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, राइट, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, एग्रीड। ओके, तो क्या ये HCl आपका एसिड है, HCl एसिड है, करेक्ट। CuCl2 सॉल्ट है, ओके सॉल्ट, ये H2O वाटर है, ओके। अब तुम मुझे बताओ, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन तुम कंपेयर करके बताओगे, अगर ये एसिड है, ये सॉल्ट है, ये पानी है, तो ये कौन होगा, व्हाट इज दिस, बेस, बेस, बेस होगा। as we can compare the reactions, we can easily say कि CuO क्या है, बेस, बिकॉज रिएक्शन सेम है। ओके, लेकिन सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, मेन क्वेश्चन वही है ना, सीईओ कौन है, नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, उसका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, वो बेस है, लेकिन सीईओ कौन है, कॉपर, कॉपर कौन है, मेटल। ओके ठीक है, तो ये मेटल है, राइट, और ओ क्या है, ऑक्साइड। ओके ठीक है, ऑक्साइड, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड इज बेस, मेटल ऑक्साइड इज बेस। एक बार देख लो, कॉपर ऑक्साइड वो बेस निकल गया, हमने उसको नाम दिया मेटल ऑक्साइड, तो वो बेस हो गया, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। ओके, एक काम कर लो,
ये इसको अंडरलाइन कर लिया तुमने कलर बिलर को। रिएक्शन आई होप तुमने लिख ली होगी, ऊपर का आराम से तुमको टाइम दिया था, कलर तुमने लिख दिया उसके नीचे। नाउ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट पैराग्राफ में है मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, वेरी सिंपल, बेस है वो, बेस है। चलिए इसके ऊपर एक तुम्हारे को पूछ लेता हूं। okay. तो व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज 2.1.6, सो दैट इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। चलो भाई लेट अस स्टार्ट, पढ़ लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं ये लोग। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5। कौन सा रिएक्शन बोल रही है? CO2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन बोल रहे हो। तुमको याद है वो लाइम वाटर में से पास करे थे, इफ यू रिमेंबर। ओके लेट मी राइट डाउन दिस रिएक्शन फॉर यू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो, लाइम वाटर जिसको बोलते हो, उसमें उसमें हमने CO2 गैस को पास किया था और उसने बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट एंड पानी बनाया था, इफ यू रिमेंबर, राइट। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था, इसी को तुम व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल रहे थे, करेक्ट। ओके अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, ये बेस है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, ये बेस। CaO is taken twice, obviously it's base. कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है। H2O क्या है? वाटर है, वाटर है। ओके अब तुम बताओ यहाँ पे ब्लैंक स्पेस क्या होगा? कंपेयर विद द एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ब्लैंक स्पेस को भर दो। बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ उसको कंपेयर करो, ब्लैंक स्पेस भर दो, कितना सिंपल है। एसिड, एसिड होगा, CO2 इज एसिड, CO2 एसिड है। अब यहां पर बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है CO2 एसिड है, ऐसा नहीं है। CO2 एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर इन द सेंस जब CO2 पानी के अंदर जाएगा तो इट विल क्रिएट एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, एसिडिक इन नेचर। एसिड बोले तो CO2 मतलब वैसा एसिड नहीं है जैसे कि HCl है या फिर ये है, एसिडिक इन नेचर ऐसा बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके नाउ कैन यू डू वन थिंग फॉर मी, वहां पर वो ये नहीं है लिखा हुआ, क्या बोलते हैं, रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वो कैसा एज्यूम कर रहे, वो रिएक्शन उधर लिखी हुई है, किधर? वो एक्टिविटी 2.5 के नीचे। एक काम कर लो, ये रिएक्शन प्लीज वहां पे लिख दो, ये येलो कलर में जो लिखा है मैंने, CaO is taken twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। ये रिएक्शन प्लीज लिख दो इसके नीचे, सो दैट यू कैन कंपेयर, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। CaO is taken twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O, which is a white precipitate. And once you are done, please let me know, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके अभी चर्चा करेंगे हम लोग CO2 के ऊपर, CO2 की एक चर्चा बाकी है। अब CO2 ये कौन है? ऑक्सीजन ऑक्साइड, करेक्ट। और ये कौन है? नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, कार्बन इज अ नॉन नॉन मेटल। ओके तो नॉन मेटल, लेकिन हमने अभी बोला कि CO2 एसिड है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड या फिर नॉन मेटलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ओके अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। नॉन मेटलिक सपोलेट से जो आपके ये हैं ऑक्साइड्स है वो कैसे हैं? एसिड्स हैं। अंडरलाइन करो इसको, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये लास्ट वाली लाइन। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वेरी सिंपल। ओके चलिए एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूं मैं तुमको, क्या लगता है SO2 के बारे में, क्या लगता है एसिड होगा कि बेस होगा, क्या लगता है? जस्ट जस्ट बाय अभी का जो नॉलेज तुमने एक्वायर किया उसके ऊपर। ये ऑक्साइड है और ये नॉन मेटल है, एसिड, एसिडिक। मतलब इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, आपको खाली ये पता होना चाहिए कि मेटल है कि नॉन मेटल है, वो मिल गया कि हो गया, यू कैन इजीली से वेदर समथिंग इज बेसिक और एसिड। चलिए नाउ लेट मी आस्क यू अगेन समथिंग। पहला क्वेश्चन,
Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? अच्छा ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस मतलब एसिड वाले सब्सटेंसेस, एसिड वाले सब्सटेंसेस हम लोग इसमें क्यों नहीं डालना, ब्रास या फिर कॉपर में क्यों नहीं डालना? कॉपर या फिर ब्रास ये कैसे अलॉयज हैं, हाँ तो क्या होगा, वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और कॉपर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ ऑक्साइड्स में। ओके, एंड व्हाट दे विल क्रिएट, they will create salts, they will create salts, obviously it will act as a base, create salts, और वो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, राइट? ओके, तो आप शॉर्ट में आपको इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, यू विल राइट डाउन कर्ड और sour substances will react with brass and copper to let's say create unwanted materials. The curd and the sour substances, if kept in brass and copper vessels, will create unwanted substances which are harmful for our body, and hence they should not be kept in brass and water, copper. You should not, let's say, explain here कि क्या बन रहा है, आपको खाली इतना बोलना है कि जो भी खाना आपने अंदर रखा है वो खराब हो जाएगा, that's it. The food will, let's say, will not be healthy, we can't eat it, वगैरह वगैरह, that's the reason. Which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? चलिए यूजुअल रिएक्शन आपको पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, बताइए मेटल प्लस एसिड कौन सा रिएक्शन देता है, मतलब कौन सी गैस बनाता है, मेटल प्लस एसिड? हाइड्रोजन, राइट? हाइड्रोजन गैस देता है, ओके लिख दो वहां पे हाइड्रोजन, आंसर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एंड हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? गैस का टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का टेस्टिंग कैसे करते हैं बाय द वे, क्या पास में लाते हैं उसको, पास में क्या लाते हैं उसके, बर्निंग कैंडल, यस बर्निंग कैंडल, ना सिर्फ कैंडल नहीं, बर्निंग कैंडल, बुझी हुई कैंडल से कुछ कर नहीं सकते, बर्निंग कैंडल चाहिए उसको, ठीक है? ओके, बर्निंग कैंडल। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, ठीक है? एफरवेसेंस का मतलब क्या है, बुड़बुड़े आना, बुड़बुड़े मतलब बेसिकली लाइक बबल्स, ठीक है, गैस इवॉल्व होना। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। देखो भाई, मेटल कंपाउंड है ए नाम का जो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो कैंडल को बुझा रहा है। मुझे पहली चीज बताओ, कैंडल को बुझाने वाला गैस कौन सा है, कैंडल को बुझा रहा है, एक्सटिंग्विशिंग द बर्निंग कैंडल, बुझाने वाली गैस कौन सी है? CO2, CO2 गैस है कैंडल को बुझाने वाली, लेट्स से एनी एनी फायर को अगर बुझाना है तो CO2 लगेगा। अच्छा, CO2 अगर लगता है आपको, मेन क्वेश्चन, CO2 हमारे रिएक्शन में कहां पे तैयार हुआ था, हमारे रिएक्शन में वो कहां पर तैयार हुआ था? कार्बोनेट्स में, कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स, इफ यू रिमेंबर, एसिड के रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बायकार्बोनेट्स, दैट क्रिएट्स योर CO2। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं वो, कि आपका जो प्रोडक्ट्स है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक जो कंपाउंड आपका बन रहा है प्रोडक्ट में, तो वो कैल्शियम क्लोराइड है बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ये लिख के देता हूं तुमको, HCl, okay. One of the product they are saying it is calcium chloride। और तुमको ये तो पता ही होगा कार्बोनेट में क्या क्या बनता है साथ में, पानी बनता है और CO2 निकलता है, राइट? अच्छा, मुझे यहां पर कौन है एक बार प्लीज बता दो, यहां पर कौन है, ये कहां से आया होगा, ये कहां से आया होगा, CA कहां से आया होगा? लेट मी जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ लेट्स से Na का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इसको कंपेयर करके बताओ, इसको कंपेयर करके बता सकते हो यहां पर क्या होगा कंपाउंड, प्लीज कंपेयर। सामने आपके, यू कैन जस्ट कंपेयर द रिएक्शन, सो सिंपल। ओके, एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो ट्राई कर रहा है, बाकी के स्टूडेंट, CaCO3, CaCO3 होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, CaCO3। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, इफ आई एम लेट्स से शोइंग यू दैट रिएक्शन, ये रिएक्शन देख लो, आपका कंपाउंड सेम बनता है क्या, मतलब इधर का साइड सब सेम है क्या दोनों का, ये भी सेम है, मतलब वहां पर कार्बोनेट भी हो सकता है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है क्या?
वो वाले रिएक्शन में जो अभी हमने लिखी, वहां पर दोनों हो सकते हैं क्या? वो कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है क्या? यस, ओके। तो एक काम करते हैं, उनके कंपाउंड के नाम बनाते हैं। CaCO3 इज, कैल्शियम 2 है, कार्बोनेट 2 है, वो CaCO3 बनाएंगे। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट? कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज 1। ओके, तो क्या बनाएंगे? CaHCO3 टेकन ट्वाइस। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड के नाम लिख दे, ये रिएक्शन में ब्लू के बताओ। इट माइट बी कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कौन हो सकता है? दिस मेटल कंपाउंड ए, दिस मेटल कंपाउंड के बारे में पूछ रहे हैं ये। दैट माइट बी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। या फिर कौन? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसका रिएक्शन में नीचे लिख देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। CaHCO3 taken twice plus HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। होने के बाद बता देना, फिर मैं ये देख लेता हूँ, तुम्हारे डाउट्स अगर कुछ है तो रिलेटेड टू दैट आई विल आस्क यू। क्या? चलिए, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो यहाँ पर ये टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। कॉमन क्या है दोनों के बीच में? तो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि HCl को ले लो, ठीक है। अगर हमने इसको पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस, और सपोज लेटर से Cl माइनस में डिवाइड होगा, राइट। H2SO4 को डालो पानी में, H2SO4 को अगर तुम डाल रहे हो तो क्या बनेगा? H प्लस बनेगा, एंड सपोज लेट से SO4 2 माइनस बनेगा। अगर आप HNO3 को आप डाल रहे हो, HNO3 को, तो क्या डिवाइड किस में हो रहा है वो? H प्लस और NO3 माइनस में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये एसिड के सभी एग्जांपल्स हैं, आर दी एसिड के एग्जांपल, सभी एसिड्स में क्या कॉमन है? देखो आपके सामने है विद एग्जांपल, सो यू कैन योरसेल्फ से कौन सा चीज कॉमन है। करेक्ट, H plus is the common factor denominator, let's say in all the acids। सभी एसिड्स के अंदर H plus is the common thing। ओके, व्हाट अबाउट बेस? बेस के बारे में देखते हैं, बेस के एग्जांपल बताओ। NaOH, KOH, CaOH taken twice। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। पानी में डालने के बाद ये किस में कन्वर्ट होंगे? NaOH will convert to Na plus and OH minus, KOH will convert to K plus and OH minus, and CaOH taken twice will be converting to Ca2 plus and OH minus। क्या कॉमन है तीनों में, तीनों बेसिस में? OH माइनस। ओके ठीक है, मतलब बेसिस में क्या कॉमन है? OH माइनस। बहुत ही सिंपल है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग विद एग्जांपल कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है। एसिड्स के अंदर H प्लस कॉमन है, बेस के अंदर OH माइनस कॉमन है। ओके ठीक है, चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द पैराग्राफ। In section 2.1, we have seen that all acids have similar chemical properties. What leads to this similar properties we saw। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? सभी एसिड्स के सेम प्रॉपर्टी क्यों होता है? सेम प्रॉपर्टी कैसे हो सकते हैं? अगर उसके अंदर कुछ तो कॉमन हो, कुछ तो कॉमन हो, एंड दैट कुछ तो कॉमन इज H प्लस। H प्लस एसिड्स के अंदर कॉमन है। So that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be the common to all acids। Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic। तो हमको क्या करना है? एक्टिविटी देखना है कि भाई जिसके अंदर हाइड्रोजन है तो सभी एसिडिक होते हैं क्या। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एसिड जब आप हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है, राइट, व्हाइल रिएक्टिंग विथ मेटल्स, तो वी जस्ट वांट टू नो अगर कोई कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक है क्या। ओके, सो लेट अस सी। अच्छा मुझे एक जनरल बताओ, एक्सपेरिमेंट करने के पहले भी, H2O, तुम पानी पीते हो ना, पानी के बारे में एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। पानी, प्योर वाटर, आई एम नॉट सेइंग घर का वाटर, प्योर वाटर। चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस H2O? जस्ट अ सिंपल फैक्ट, एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है?
न्यूट्रल है ना, ओके, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन है, ओके। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जितने कंपाउंड्स है सबके अंदर हाइड्रोजन हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड है। मतलब बिफोर कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी वी नो द आंसर फॉर दिस, कि सभी कंपाउंड्स में जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं होते। So before perform this activity, we can just tell by the example of water that all hydrogen containing compounds are not acidic. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, चार चार सोल्यूशन लेने आपको। कौन से? ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। क्या करना है आपको? ये ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। कैसे? देखो ये बीकर है, ये साइड का बीकर है, बीकर ले लो आप, ये बीकर ले लिया। अब बीकर के अंदर क्या करना है? नीचे से एक ये डालना है, रबर कॉर्क रहता है ना अपना, रबर कॉर्क लगा दो ऐसे, ये लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके अंदर दो नेल्स को ठोकना है, नेल्स, खिल्ले खिल्ले। ओके, तो जो खिले हैं तो उनको क्या करो आप इसके अंदर लेट से लगा दो, ठीक है। अब रबर होने की वजह से कैसा है, दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है। नीचे का ये रबर है ना, दिस इज, ये रबर कॉर्क है, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन नेल नंबर 1, N1 और N2 के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ओके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये नेल को बाहर बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कनेक्ट कर लिया, और इसका कनेक्शन किसको देंगे? बल्ब को। अच्छा ठीक है, तो बल्ब लगा लो यहाँ पे, और उसके आगे एक स्विच अगर लगा तो, और इसको फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे N2 को, कनेक्टेड, ओके। अब ये रहा तुम्हारा बल्ब। अब मेन क्वेश्चन, ये अभी वो टेस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग? ये ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये चारों को हम लोग क्या करने वाले हैं? सोल्यूशन बनाने वाले हैं इसका, सोल्यूशन पानी के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है? एक एक करके डालना है इसके अंदर, एक एक करके लिक्विड को आपको डालना है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है? जैसे कि मान लो आपने इसमें HCl का एसिड डाल दिया, सपोज पानी डाल दिया, HCl इन एक्वियस स्टेट आपके इसके अंदर डाल दिया, यहाँ पर ये भर गया उससे। अब देखो N1 और N2 के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो बल्ब जलेगा नहीं। जब आपका लिक्विड अंदर कुछ नहीं है तो वो N1 N2 के कांटेक्ट में नहीं है, तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर आपने उसके अंदर HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, तो क्या होगा? ये HCl डिवाइड होगा, HCl डिवाइड होगा किसमें? HCl वेट गेट डिवाइडेड इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। तो इससे क्या होगा? ये आयंस तैयार हो गए ना आपके, आयंस तैयार हो गए। आयंस बोले तो तुमको पता है, कुछ पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, कुछ निगेटिव की तरफ जाएंगे, एग्रीड। तो बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। द रीजन बीइंग आपके आयंस तैयार हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड जैसे ही तुमने पॉजिटिव नेगेटिव के वायर लगा दिया यहाँ पे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट द आयंस आर फ्लोइंग इनसाइड द सॉल्यूशन नाउ। आयन फ्लो होने की वजह से नाउ द करंट विल ट्रैवल फ्रॉम N1 टू N2, N1 टू N2 में अभी करंट ट्रैवल करेगा, क्यों? बिकॉज नाउ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दैट सॉल्यूशन इटसेल्फ, तो N1 से N2 में जा रहा है। तो क्या बल्ब ग्लो होगा आपका? यस, बल्ब ग्लो होगा इस केस में, क्योंकि आपका कनेक्शन पूरा हो गया ना, N1 और N2 का कनेक्शन बन गया, बल्ब ग्लो करेगा। ओके ठीक है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कौन से केसेस में अपना बल्ब ग्लो होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बल्ब ग्लो होगा क्या? यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बल्ब ग्लो होगा डेफिनेटली। लेट मी जस्ट शो यू द डिविजन। HCl पानी के अंदर कन्वर्ट किस में होगा? H प्लस एंड Cl माइनस में। यस। व्हाट अबाउट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो यस, उसके भी आयन बन रहे हैं, आयन बने के समझ लेने का, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ओके, व्हाट अबाउट ग्लूकोज एंड अल्कोहल? देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये पानी के अंदर डिवाइड नहीं होता है, पानी के अंदर जैसे ऊपर ये आयन बन रहे हैं ना, वैसे आयन नहीं बनाते, नो आयंस। अगर आयन बने ही नहीं, डिसोसिएट हुआ ही नहीं, नो आयन मींस नो डिसोसिएशन, जिसको डिसोसिएशन बोलते हैं, तो नो डिसोसिएशन, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या? नहीं। बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं। ओके, तो बल्ब ऑफ, बल्ब ऑफ। सेम गोज फॉर अल्कोहल ऑल्सो। अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते कोई तो भी, ये अल्कोहल एक फैमिली है। ओके, तो अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं, C2H5OH। ओके, उसको डालो, अल्कोहल को डालो, C2H5OH को हम लोग पानी के अंदर डाल देंगे, क्या होगा? ये डिवाइड नहीं होता, नो आयंस, नो आयंस। नो आयंस बोले तो नो नो डिसोसिएशन, नो बल्ब।
ओके, तो बल्ब इज ऑफ, बल्ब ऑफ। ओके, तो इस क्वेश्चन के आंसर कर दो यार एक एक करके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? सभी केसेस में ग्लो होता है क्या? नो, नो, ओनली फॉर, ओनली फॉर किसके लिए ग्लो हो रहा है? HCl एंड H2SO4। वहां पे प्लीज आंसर लिखो। नो, ओनली फॉर HCl एंड H2SO4। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसका रीजन भी लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी बार ये आ जाता है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट डिसोसिएट, डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर and does not form ion, and does not form ion। आप प्लीज लिख दें आपके बुक में, डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर एंड डज नॉट फॉर्म आयन। आराम से लिखो, टेक योर टाइम, बट प्लीज राइट डाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तुम्हारी, क्योंकि ये एक्टिविटी एग्जाम में डेफिनेटली आती है। पता नहीं, फॉर सम रीजन दे लाइक दिस वेरी मच। एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इसके ऊपर, इधर इधर अ गिव रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि जैसे कि ग्लूकोज अल्कोहल के वक्त बल्ब क्यों ग्लो नहीं होगा, वो ये पूछेंगे। या फिर दे माइट आस्क यू हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बल्ब क्यों ग्लो होता है। सेम रीजन आप लिखोगे कि HCl सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर एंड क्रिएट आयन, एंड हेंस बल्ब ग्लोज। Okay, now let me just suppose ask you one thing about this. The question we are dealing right now is, हम जो क्वेश्चन डील कर रहे हैं वो कुछ इस तरह है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड आयन तैयार कर रहे हैं पानी में और कौन से तैयार नहीं कर रहे हैं। तो देखो प्रॉब्लम कैसा है, ये जो डेटा है ना, ऑल दिस डेटा, आपको एक एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत है उसको, जिसका नाम है आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत है। आयोनिक कंपाउंड मतलब कौन? जो आयंस बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, जैसे कि कौन? HCl या फिर H2SO4, HCl या फिर H2SO4। और कोवलेंट मतलब कौन है? ये वाले ग्लूकोज अल्कोहल जैसे, ग्लूकोज या फिर अल्कोहल जैसे। ये आयोनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है। और ये कब बनता है कोवलेंट कंपाउंड? जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग जब होता है ना, जैसे कि कार्बन के वक्त होता है, तो शेयरिंग अगर होगी तो कोवलेंट कंपाउंड है, वो आयन नहीं बनाते, क्योंकि आयंस बनने के लिए आयंस होने चाहिए ना। ओके, तो एक्सेप्ट डोनेट जब होता है इलेक्ट्रॉन तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अपने को आगे जाके है, आने वाले पॉइंट्स में, लेसन्स में ये वाले टॉपिक होंगे आपके, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। इसलिए तब तक आप खाली इतना ध्यान में रखो कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आयन बनाते हैं, ग्लूकोज अल्कोहल आयन नहीं बनाते। आगे जाके आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट का टॉपिक, मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया तुमको। आफ्टर दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन कि ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों नहीं होती है। मोर मोर ज्यादा अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर पाओगे। लेकिन उसके लिए कौन सा कंपाउंड ये चाहिए? अंडरस्टैंडिंग आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। और ये कहाँ है? आने वाले लेसन में। एक एक थर्ड लेसन में है, आयनिक कंपाउंड थर्ड लेसन में है, कोवलेंट कंपाउंड फोर्थ लेसन में। ठीक है, कार्बन कंपाउंड और ये मेटल नॉन मेटल में। तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये डायग्राम को प्लीज अच्छे से करना, एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना, ये वाली, इसको स्टार मार्क करके रखो इफ इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। फिगर 2.3 एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली डायग्राम डेफिनेटली पूछेंगे आपको। चलिए, नाउ लेट मी आस्क यू दीज थिंग्स। वी विल अंडरलाइन सम थिंग्स, कि जो हमने पढ़ी हैं अभी उसी के चीजों में से कुछ अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, इसके आंसर लिख दिया हमने, हाँ इसके आंसर तो लिख दिए। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। ओके, एसिड के अंदर ग्लो होता है, और उसका रीजन लिखा हुआ है, ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। इसको अंडरलाइन करो। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि एसिड सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कौन फ्लो करता है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है? और बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं?
रीजन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वो इसके साथ मिक्सअप करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ना अपने बुक में, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिक्सअप करते हैं इसको। यहाँ पर रीजन क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, दे राइट डाउन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बच्चे लिखते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे ऐसे आंसर शीट देखे हैं जहां पर उन्होंने एसिड्स का रीजन दे हैव गिवन एसिडिक सॉल्यूशन इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो ये प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। अगर केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, अगर केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, ऑलवेज यूज द वर्ड आयन, आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी है। अगर तुम फिजिक्स की बात कर रहे हो, ऑलवेज टॉक अबाउट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, केमिस्ट्री का है तो आयंस, फिजिक्स है तो इलेक्ट्रॉन्स। ये प्लीज ध्यान में रखो, डू नॉट मेक दिस सिली मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे करते हैं। चलिए मूविंग ऑन। नाउ एसिड कंटेन्स H प्लस एज कटायन एंड अनायन। वाओ, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, ये समझ के लेते हैं। एनोड, कैथोड एंड दूसरा है एनायन और कटायन। ये तुमको तुमको अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये आयन आयन, मतलब ये किसके एग्जाम्पल होंगे, आयंस के, राइट। पीछे आयन आयन लिखा हुआ है, राइट। ओके, और यहाँ पर ओड ओड है, यहाँ पे देखो ओड ओड मतलब इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ओड ओड मतलब कौन, इलेक्ट्रोड, ओडीई, ये रहा ओडी, इलेक्ट्रोड। उसमें आयन है, इसमें इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड का एनोड बोले तो पॉजिटिव रहता है, कैथोड निगेटिव होता है। लेकिन अगर तुम आयन की बात कर रहे हो, एनायन निगेटिव होता है, कटायन पॉजिटिव होता है। ये क्लियर हो रहा है। ये आई थिंक हमने पहले भी, आई थिंक समवेयर हमने ये लिया था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है यार, आई डोंट नो किधर मैंने ये लिया हुआ है, बट आई गेस मैंने लिया हुआ है। एक बार चैट सेक्शन में बताओ इफ आई हैव टेकन दिस टॉपिक, एनोड कैथोड का, एनायन कैटायन का, आई डोंट रिमेम्बर बट यस। ओके ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए फिर हाँ यस यस यस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, करेक्ट करेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, भूल गया था मैं। अच्छा चलियो, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन कैसा कैसा, कौन से आयंस है। तो HCl का डिवाइड कैसे होता है, H प्लस एंड Cl माइनस में। HNO3 का, HNO3 का दैट वुड बी H प्लस एंड NO3 माइनस। आपके वो H2SO4 का, H2SO4 will get divided into H plus and SO4 2 minus. And what about CH3COH? CH3COOH, इसके अंदर क्या है, H plus and ये देखो ये डिवाइड अलग ही होता है, CH3COH। ये H कॉमन है, H प्लस है ना, ओके मतलब इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट सेपरेट है। ये H प्लस होगा और ये CH3CO क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो इसका थोड़ा सा उल्टा है। जनरली कैसा है ना, निगेटिव पार्ट आगे हैं, निगेटिव पार्ट कैसे हैं, आगे हैं। यहां पर निगेटिव पार्ट पहले है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो CH3CO माइनस है एंड H प्लस। अब मुझे एक चीज बताओ, सबके अंदर कॉमन कौन है, H प्लस। मेन क्वेश्चन, ये H प्लस है या ये अनायन है कि कटायन है, मेन क्वेश्चन। H प्लस, H प्लस क्या है, इतना तो पता चल रहा है कि H प्लस कॉमन है एसिड्स में, लेकिन H प्लस है क्या, कटायन है कि अनायन है, पॉजिटिव है, ओके तो कटायन होगा, पॉजिटिव है तो कटायन होगा। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सभी एसिड्स के अंदर, सभी एसिड्स के अंदर H प्लस कॉमन होता है कि जो एक कॉमन कटायन है, एक कटायन है ना, तो सभी एसिड्स के अंदर कॉमन कटायन होता है। एग्रीड, कॉमन H प्लस होता है, कॉमन कटायन होता है। प्लीज रेज द हैंड इफ यू अंडरस्टूड कि एसिड्स के अंदर कॉमन कटायन है, ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज H प्लस है। एग्रीड, ओके बेस के साथ जाएं, बेस को देखें। चलो मुझे बेस का बता दो, बेस के अंदर क्या कॉमन रहता है, OH माइनस, OH माइनस रहता है सभी बेसिस में। ये OH माइनस मतलब कौन है, कटायन की अनायन, निगेटिव है, दिस इज निगेटिव, तो कटायन कैसा होना चाहिए, ये कटायन है कि अनायन है, OH माइनस, OH माइनस, एनायन, एनायन, डेफिनेटली एनायन। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेसिस के अंदर OH माइनस कॉमन होता है और वो कॉमन
एनायन है। ओके, तो एग्जाम में तुम लिख पाओगे फिर कि ऑल एसिड्स हैव कॉमन कटायन एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन एनायन, ऐसा लिख पाओगे? सभी एसिड्स के अंदर कॉमन कटायन होता है, सभी बेसिस के अंदर कॉमन एनायन होता है। ओके, एक सिंपल ट्रिक बताओ तुमको याद रखने के लिए ये क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होता है मतलब कॉमन क्या है एंड कॉमन क्या नहीं है। अगर ठीक है, जस्ट जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल। अगर एसिड्स की बात हो रही है, राइट, और तुमको पूछा जा रहा है अगर अब तुम कॉमन अगर कुछ पूछा तुमको, तुम कैसा लिखोगे? H+ लिखोगे और फिर लिखोगे कि वो कॉमन कटायन है कि अनायन है, ठीक है? तो वो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? एसिड लिखो। अब तुमको क्या लिखना है? एक तो तुमको लिखना है कॉमन कटायन, नहीं तो लिखना है कॉमन एनायन, राइट? सेम लेटर को यूज मत करो, सेम लेटर को यूज मत करो। मतलब एसिड के लिए यहां पर एनायन है, तुम देख सकते हो, ये वाला वर्ड को कभी कंबाइन नहीं करना है। मतलब एसिड के अंदर क्या कॉमन होगा? कटायन। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है, एसिड के अंदर क्या होगा? कॉमन कटायन। और बेस के अंदर क्या होगा? एनायन। ठीक है, तो रिवर्स वर्ड्स ध्यान में रखो, वेरी सिंपल। चलिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए फिर, ये वाला लास्ट वाला पार्ट को। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से मिलती है? H+ की वजह से। अंडरलाइन करो। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज। कौन सी एक्टिविटी? ये वाली एक्टिविटी। ये वाली जो एक्टिविटी है ना, अल्कली के साथ करो बोले। अल्कली मतलब कौन? अल्कली मतलब यही अपने सपोज बेसिस, ठीक है? अल्कली का मीनिंग हम लोग बाद में देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में। अल्कली मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिस ओनली। ओके, तो बेसिस के साथ रिएक्शन करवाओ बोले। ओके, तो सेम रिजल्ट मिलेंगे अपने को, राइट? सेम रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, तो मुझे बताओ बल्ब किस में ग्लो होगा? बल्ब किस में ग्लो होगा? बेसिस में। सेम एक्टिविटी अगर करते हैं तो बेसिस में ग्लो होगा, राइट? बल्ब ग्लो इन बेसिस। रीजन, रीजन आयन फॉर्मेशन, आयन फॉर्मेशन। वेरी सिंपल, हो गया। ओके, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000।
आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स। एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए,
सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे, तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं ना बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं and also there is a free test series Quizzards of English 2.0 and new free test series भी available है for daily G20
G Delhi 2020 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.